तो चलिए आज धोखेबाजी की इस मास्टर क्लास को समझते हैं। ये एक ऐसा सीन है ना जो ठगी की कला को बिल्कुल परत दर परत खोलकर रख देता है। देखते हैं कि कैसे कुछ बेहद चालाक लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस और कुछ चुने हुए शब्दों के दम पर एक ताकतवर मंत्री को घुटनों पर ले आते हैं। सारा खेल शुरू होता है बस इस एक लाइन से। ये कोई मामूली वाक्य नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। ये लाइन सुनते ही सामने वाले का दिमाग जैसे सुन्न पड़ जाता है और सारा का सारा कंट्रोल हमलावर के हाथ में आ जाता है। अब देखिए, टीम सिर्फ दरवाजे से अंदर नहीं आती, वो आते ही पूरे माहौल पर कब्जा कर लेती है। उनका हर एक मूव, हर एक एक्शन इतना नपातुला और प्रोफेशनल होता है कि किसी के मन में शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और सच पूछिए तो उनकी यही सटीकता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यहां पर लीडर के तेज और साफ आदेशों को देखिए। फोन जब्त, किसी भी तरह की हरकत पर पाबंदी, और हर किसी को तुरंत अपना अपना काम सौंप दिया जाता है। मतलब कुछ ही सेकंड्स के अंदर मंत्री अपने ही घर में एक कैदी बनकर रह जाता है। ये निर्देश अपने साथी को दिया गया है, लेकिन असल में ये घर में मौजूद हर शख्स के लिए एक सीधी चेतावनी है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, बल्कि डर पैदा करके 100% अनुपालन सुनिश्चित करने का एक तरीका है। तो अब खेल का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। यहां पर ना ताकत का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि दिमागी दबाव और एक तय प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है ताकि टारगेट खुद ब खुद टूट जाए। उनकी जो प्रक्रिया है वो किसी सर्जन की तरह एकदम सटीक है। हर कदम पहले से सोचा हुआ है और सबका एक ही मकसद है, सामने वाले की हिम्मत को पूरी तरह से तोड़ देना। और ये सीन उनकी रणनीति का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हर बहाने और हर देरी का जवाब तुरंत और निर्णायक एक्शन से दिया जाता है। मैसेज बिल्कुल साफ है, विरोध करने का कोई फायदा नहीं है। टीम हर चीज उठा लेती है, किसी भी तरह के इमोशनल अपील को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो इसे ऐसे दिखाते हैं जैसे ये सब एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, जैसे सब कुछ नियमों के तहत ही हो रहा है। चलिए अब चलते हैं सौदेबाजी के दौर में। ये वो पल है जब ये ठग मंत्री के भ्रष्टाचार को ही अपने बच निकलने का रास्ता बना लेते हैं। क्या कमाल की तरकीब है। लीडर, जो अब खुद को पीके शर्मा बताता है, वो खुद सामने आता है, ये दिखाने के लिए कि इस ऑपरेशन का असली बॉस कौन है और आखिरी फैसला भी उसी का होगा। और फिर वो एक नंबर हवा में उछालता है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये मंत्री की इज्जत और आज़ादी की कीमत है जो उसे चुकानी पड़ेगी। उनका बाहर निकलना भी अंदर आने जितना ही प्रोफेशनल है। ऑफिशियल लगने वाले शब्द, झूठे नियम, एक नकली अर्जेंसी, यह सब कुछ बस उस भ्रम को बनाए रखने के लिए किया जाता है ताकि आखिरी सेकंड तक किसी को शक ना हो। और जाते जाते टीम का नया सदस्य अपनी हैरानी जाहिर करता है। वो लीडर के प्रदर्शन से इतना प्रभावित है कि उसे यह सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा है। और यही इस ठगी के कामयाब होने का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन ठीक उसी पल जब हम भी उनकी ईमानदारी और ताकत के कायल होने लगते हैं, पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये वाकई ईमानदार अधिकारियों की एक टीम थी जो भ्रष्टाचार मिटा रही थी, या फिर ये सब सिर्फ एक छलावा था? और फिर लीडर के इस कबूलनामे के साथ सारा का सारा भ्रम टूट जाता है। वो कोई निडर ऑफिसर नहीं, बल्कि एक डरा हुआ इंसान था जो बस एक किरदार निभा रहा था। वो सारा रौब और प्रोफेशनलिज्म पल भर में गायब हो जाता है। सीबीआई के वो तथाकथित ऑफिसर अब बस का रास्ता पूछते हुए आम आदमी बन जाते हैं। और इसके साथ ही पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। ये सब एक नाटक था, एक परफेक्ट तरीके से अंजाम दी गई ठगी। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये तो एक तरह की परफॉर्मेंस आर्ट थी। और अंत में सबसे बड़ा सबक यह है कि जो शिकार हुए हैं उनके पास कुछ नहीं बचता, यहां तक कि वो पुलिस में शिकायत भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक ऐसे अपराध की रिपोर्ट कैसे की जाए जो आपके अपने भ्रष्टाचार को ही उजागर कर दे। और बस यही इस धोखे की सबसे बड़ी जीत है। ये बात हमें लीडर के उस सलाह पर वापस ले आती है जिसका अब एक बिल्कुल नया मतलब है। क्या असली पावर ईमानदारी में है या फिर इस तरह का धोखा करने की हिम्मत में? ये सवाल हमें शक्ति के असली स्वभाव के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।